स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। अपनों से ही जीवन की जीत और अपनों से ही जीवन की हार होती है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है कि हम सभी ये बात भूल गए हैं कि जो ये हमारी जिंदगी है वो आनी जानी है। यानी अगर किसी का जन्म हुआ है तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी आना है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापा आने पर अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं। वहीं बुढ़ापे में अक्सर लोग बेटे बहू के सताने पर हताश हो जाते हैं और जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ हाल ऐसा ही आज की कहानी में रामदास जी का है। रामदास जी अपने ही घर में बेटे और बहू के रोज के झगड़े से बहुत परेशान रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। अब वो दुनिया की भीड़ में बेटे बहू के होते हुए भी बिल्कुल अकेले रह गए थे। घर में होते हुए रोज के झगड़े से परेशान होकर रामदास जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे और उसमें अपना सामान डालने लगे। बैग में उन्होंने कुछ जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी चप्पल रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। अपने बेटे की किस तरह उन्होंने परवरिश की, ये सब सोचकर वो रो पड़े। परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, ये हिम्मत हारने का और कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपने मन में हौसला रखा और आंसू पोंछकर अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया। रामदास जी के वे दोस्त वृद्धाश्रम में ही रहते थे। भरे गले से उन्हें अपने बारे में बताया कि अब वो भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त राधेश्याम स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। रामदास ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज की कलह से परेशान आ गया हूं और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। बेटे बहू दोनों में से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान रामदास जी वृद्धाश्रम पहुंच गए। वृद्धाश्रम में उनका बहुत मन लगने लगा। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। अपने मित्रों के साथ रामदास जी बहुत प्यार से रहते, और न सिर्फ मित्र रामदास जी सभी का हाल चाल पूछते और उनके साथ सुख दुख बांटते। रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे रामदास को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से रामदास का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ न दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। रामदास जी अपनी पत्नी को बहुत ही याद करते थे, और करे भी क्यों ना उनकी पत्नी उनका बहुत साथ देती थी। पत्नी के मरने के बाद रामदास जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक दिन रामदास वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। सभी लोग ऐसा सोच रहे थे। फिर कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी मां थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब रही होगी। सिर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। शायद वे दोनों उसके बेटा बहू थे। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। वृद्धाश्रम में आते ही उन्होंने रामदास जी को देखा और रामदास की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी रामदास के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक मां की ममता तार तार हो गई। फिर से एक मां के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया।
रामदास बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उस महिला को जानते हैं, लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वो महिला कौन है। अब रामदास जी का सामना उस वृद्ध महिला से होने लगा। जब भी रामदास जी उस वृद्ध महिला को देखते, तभी वो महिला अपने पल्लू से अपने आधे से ज्यादा चेहरे को छिपा लेती थी। लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी, तो रामदास उस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। रामदास की उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है। तुम कहाँ घूम रहे हो रामदास, और इतने गुमसुम क्यों हो? क्या हो गया? इतनी सोच में क्यों गम हो? चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? रामदास जी के मित्र ने उनसे पूछा तो रामदास जी बोले, अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद रामदास जी की नजरें बार बार उसी वृद्ध महिला को ही ढूंढ रही थीं। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहां आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थीं कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? रामदास जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वो आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वो माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वो बार बार अपने घर को याद कर रही है। सुबह से अपने कमरे में बैठे रोए जा रही थीं, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी का काम करने को दिया गया है। ये सब सुनकर रामदास जी का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर उस वृद्ध महिला के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर बाद रामदास जी महिला विभाग में उसी वृद्ध महिला के पास गए और रामदास को अपने सामने खड़ा देखकर वो वृद्ध महिला थोड़ा परेशान हो गई और अपना मुंह छिपाने लगी। तभी रामदास जी ने कहा, मैं जानता हूं कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस हालत में कैसे पहुंचे? वृद्ध महिला ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। ये देखकर रामदास और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? क्यों अपने ही बच्चे अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं? इन्हीं विचारों में मग्न रामदास जी आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला और वो गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी, आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूं। रामदास कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए रामदास प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वो बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा किशन चिल्लाकर बोला, क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हैं और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। किशन ने अपने ही पिता को इतनी बातें सुना दी। उसे इतना भी न बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब रामदास का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा, मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। बहू बेटा दोनों ने ही रामदास जी का जीना हराम कर रखा था। न जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब रामदास अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते रामदास जी
अभी अपने विचारों में खोए ही हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राधेश्याम जी आते हुए दिखाई दिए। राधेश्याम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर रामदास जी बोले, क्या बात है राधेश्याम, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी राधेश्याम जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधेश्याम जी की बात सुनकर रामदास जी कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी राधेश्याम जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रामदास जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है। जानकी जी वही वृद्ध महिला थीं जिसे देखकर रामदास जी बहुत ही परेशान थे। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं मर जाता, तब तक वो यहां आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहां बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी है। रामदास जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वो एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसी समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई। रामदास जी उसी समय ठिठक कर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए। रामदास जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। ये बात सुनकर रामदास जी हैरान हो गए, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे बहू को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। रामदास की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वे मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि ये वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहां क्या करने आए हो? चले जाओ यहां से, मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां बहुत खुश हूं और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूं। कम से कम यहां मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। रामदास जी का बेटा कहने लगा, वो पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर घर रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी रामदास जी बोले, देखो, मैं वह घर छोड़ चुका हूं और अब मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहता। फिर उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहां आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी रामदास बोले, अच्छा, तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहां से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहां वृद्धाश्रम में हूं, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूं या मर गया। इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले क्यों गए। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो।
नहीं, अब से यही मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए रामदास अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। बेटा और बहू ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। दोनों रोनी सूरत लेकर रामदास के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी हमें माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है। क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर रामदास का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर रामदास खुद को रोक नहीं पा रहे थे। पोते में तो रामदास जी की जान बसती थी, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो वे घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद उसे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू दोनों चाहते ही यही थे, इसलिए बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। रामदास जी के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु रामदास जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूं, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पार्टी खत्म होते होते बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए रामदास जी घर पर ही रुक गए। जब रामदास जी अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटियों से क्या पेट भरता है, 1 रोटी तो और ले लीजिए। अभी गरम गरम सेक रही हूं, 1 रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं, सुधा मेरा पेट पूरा भर चुका है और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते रामदास सोचने लगे कि एक मेरी पत्नी थी जो मुझे 1 गिलास पानी लेने भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम मुझसे करवाती थी। कपड़े तक मुझसे धुलवाती। मुझे वो सब काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की? रामदास जी बहू बेटे की बातों से बहुत दुखी हो रहे थे। अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर आए तो बहू बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं। ऐसा कहते हुए रामदास जी की बहू के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही ठीक होगा। रामदास जी उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वो भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही रामदास जी वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बहू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। रामदास जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहां मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहां तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूंगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहां मैं अपने हिसाब से खाता हूं, अपने हिसाब से रहता हूं और अपनी मनपसंद का काम करता हूं। किसी की चिकचिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। रामदास जी भी कार से निकले और जैसे ही अंदर जाने लगे, जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे। तभी रामदास जी की आवाज सुनकर रुक गए। रामदास जी ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर रामदास जी वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से जानकी जी को बुलाने को कहते हैं।
जानकी जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही रामदास का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है। और बहू का तो वो हाल हो गया जैसे शरीर से जान ही निकल गई हो। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। फिर वह दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मां, आप यहां क्या कर रही हो? आप यहां कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं? परंतु उसकी बातों का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रामदास जी की बहू बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि मां से बात नहीं हो रही। मां कहाँ है? एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वो वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन मां, आप मुझे फोन करके बता भी सकती थी, मैं तुरंत यहां पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के साथ ये सब करने की? इतना कहते हुए वह अपनी मां से लिपट गई। तभी जानकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया और अपनी बेटी से कहने लगी, मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहां देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसीलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी मां कहने पर भी शर्म आती है। तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो। एक ने अपनी मां को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी मां की बातें सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया। फिर कहने लगी, मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूं वो मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। जानकी जी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई रामदास जी की बहू अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी रामदास जी के बेटे ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चले और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो रामदास जी और जानकी जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु रामदास जी और जानकी जी का एक ही जवाब था, एक बार ठोकर खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर रामदास जी और जानकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। फिर रामदास जी के बेटा बहू दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब रामदास जी के बेटे ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है? मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है आज। मौत से पहले भी मौत आती है, जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है। शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। एक उम्र के बाद बीते हुए उम्र की बातें याद आती हैं। अफसोस कि वह उम्र उम्र भर लौटकर नहीं आती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रामदास जी के बेटे के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर रामदास जी की बहू अभी तक अपनी मां की हालत को देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्धाश्रम में हैं संतान की वजह से। दोस्तों, हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बुढ़ापा सबके जीवन में आता है। आज आप जवान हैं तो कल बूढ़े भी होंगे। जैसा आज समाज अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करेगा,
वैसा ही व्यवहार बुजुर्ग होने पर उनके साथ भी होगा। इसलिए हमेशा बुजुर्गों को प्यार और सम्मान दें। जीवन में उनकी अहमियत को समझिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।